तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो रिजिड बॉडी डायनामिक्स की चल रही है। अभी तक हम लोग 11 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास की, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स की चर्चा हम लोगों ने करी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 12वां, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्सेस की। ठीक है, बहुत डिटेल में अच्छे से ठहर करके चर्चा करूंगा। जितने भी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं सारे सवाल आपको बता दूंगा। पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं जेई में वो भी मैं कवर कर दूंगा, ताकि आपको मन में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रहे और ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़े इसके बाद। ठीक है, बाकी जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, तरीके से समझा देने की जिम्मेदारी वो मेरी है, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है आराम से, और एक रफ कॉपी साइड में आराम से लेकर के बैठनी है उसको भी। जब मैं बोलूं वीडियो को स्टॉप करो तो स्टॉप करना और सॉल्व करना रफ कॉपी में, तब तो कुछ सीखोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखोगे। ठीक है, और लेक्चर खत्म करते ही तुरंत से डीपीपी और वर्कशीट सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। सर डीपीपी तो है ही नहीं। डीपीपी तो आपके लिए मैंने पहले अवेलेबल करा रखी है, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फन विद फिजिक्स, और उसमें डीपीपी और वर्कशीट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसको डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, डाउट आए तो वहां पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऐप में, आप उनसे पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो एकेडमिक नॉन एकेडमिक आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, फालतू टाइम पास नहीं करता, जल्दी शुरू करता हूं, है ना। बच्चे गाली बकते हैं, साला 2 मिनट हो गई है, पढ़ा नहीं रहा है बिल्कुल एकदम। आ जाओ सुनो। तो बात कर रहे हैं आज हम लोग इंपल्स की और इंपल्सिव फोर्सेस की। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूं, ये सब तो मैंने हवाबाजी के लिए बना रखा था, है ना। इधर आओ सुनो, ये सारे सवाल है जो मैं आपको कवर करके दूंगा आज। ठीक है, हवाबाजी नहीं है। ठीक है, इधर आओ सुनो। तो इंपल्स की बात कर रहे हैं ना, कि इंपल्स क्या होती है। देखो, हैंडराइटिंग मेरी बहुत ज्यादा बेकार है, जैसे मैं दुखी हूं थोड़ा सा दुखी आप भी हो जाओ, मेरे साथ सफर करो थोड़ा सा, है ना। सफर हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला सफर, SCOFFER। हिंदी वाला सफर क्या होता है, उसका मतलब होता है जर्नी, है ना, सफर, है ना। छोड़ो बाहर में जाए, इधर सुनो। इंपल्स, तो आज बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इंपल्स की। बेटा इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स, इंपल्स शब्द का जो मतलब है ना वो है झटका। ठीक है, झटका, ये मैंने झटका लिखा है, हिंदी में लिखने की कोशिश करी है बस, है ना, आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो इंपल्स का क्या मतलब होता है, इंपल्स का मतलब होता है झटका। आपको झटका कब लगता है, जैसे अगर मान लो मैं ऐसे बैठा हूं और पीछे से अगर मेरा दोस्त आकर कैसे बचाड़ ऐसे कर दे एकदम से, है ना। सोचो उसने ऐसे बचाड़ करा तो उसने क्या करा, बहुत सारा फोर्स लगाया मेरे ऊपर और बहुत थोड़े से टाइम में एकदम से ऐसे डिचक्यों ऐसा कर दिया उसने, तो मेरे को झटका लग गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे बैठा होता, मेरे दोस्त पीछे से मेरे को बस ऐसे धक्का मारता रहता उई, तो फिर मैं आगे जाता ऐसे उई, मेरे पर झटका थोड़ी लगता है कि नहीं। झटका तो कब लगता है, झटका तो तब लगता है जब ऐसे डिचक्यों ऐसे जोर से, तब झटका लगता है। इसका मतलब कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जब वेरी स्मॉल टाइम के लिए जब सिस्टम पर ऐसे एक्ट कर जाता है, ऐसे 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 ऐसे, उसको झटका कहते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे सिस्टम के ऊपर इंपल्स लग गई है, सिस्टम के ऊपर झटका लग गया है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का एकदम। अब मेरी बात सुन, देखो मेरे साथ साथ लिखना, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं लिखते जाना। लिखो, व्हेन वेरी लार्ज, when very large amount of force, when very large amount of force acts on a body for a very short interval of time, very short interval of time, then the impulse is said to be acted on the body, acted on the body। ओके, जब किसी बॉडी पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए लग जाए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर क्या लग गई, इंपल्स लग गई। और इस दौरान ये जो फोर्स लगा होता है ना, इस फोर्स को ही इंपल्सिव फोर्स कह दिया जाता है। जो झटके वाला जो फोर्स है ना, इस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कह दिया जाता है। एंड द फोर्स एक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, during this time is called impulsive force, झटके वाला फोर्स। ओके, impulsive force। ठीक है क्या, ये बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो आराम से बैठा हुआ था,
अचानक से मेरे दोस्त ने पीछे से भचाड़ धक्का मारा तो मैं अचानक से आगे गया, है कि नहीं? मैं बैठा हुआ था, अचानक से ऐसे आगे गया मैं, है ना? तो क्या हुआ, मेरे मोमेंटम में एक सडन चेंज आया। पहले मोमेंटम 0 था, मैं तो बैठा हुआ था आराम से, अचानक से साले दुष्ट ने पीछे से धक्का मारा और मैं भाई साहब अचानक से कुल्लाबाती खाता हुआ आगे। कुल्लाबाती समझते हो, वैसे व्हील व्हील करते हुए से आगे, है ना? तो क्या हुआ, मेरे मोमेंटम में एक सडन चेंज आ गया। सो ये जो सडन चेंज इन मोमेंटम है ना, इसको भी इंपल्स से कह दिया जाता है, क्योंकि ये सडन झटका लगने से क्या हुआ, मेरे मोमेंटम में अचानक से चेंज आ गया। तो ये जो सडन चेंज इन मोमेंटम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स। ये इंपल्स की कोई डेफिनेशन हो गई क्या, कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट द सडन change in the momentum of a body is called as impulse। ओके, और ये सडन चेंज लाने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, अगेन इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स ड्यू टू विच the sudden change is observed in a body, that force is called as impulsive force। okay, and the sudden change in the momentum of the body is called as impulse। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो, इसी से मैं आपको मैथमेटिक्स में लेके जाता हूं, सुनो, है ना? बहुत आसान है। अगर अपने को दिमाग में एक बार चीज बैठ जाए ना यार, तरीके से फील हो जाए, तो उसके बाद फिर हमें मैथमेटिक्स करने में दिक्कत नहीं आती। अब नहीं आएगी आपको दिक्कत। यहां सुनो, आप यहां सुनो, मैंने क्या बोला, देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आना तय है, आएगा वो, है ना? अब मेरी बात सुनो, तो अगर मैं ये कहूं कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला एफ एवरेज फोर्स अगर मैं देखना चाहता हूं, तो दैट एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना? एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी तो होता है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना? तो बेटा यहां से अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे डेल्टा पी बताइए, देखिए तो बेटा ये जो डेल्टा पी है ये किसके बराबर है, ये है एफ एवरेज और डॉट डेल्टा टी, है कि नहीं? अच्छा, ये डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी, ये डेल्टा पी ही तो क्या था, मुंह से बोलो, डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम, बहुत बढ़िया साहब, चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो, इस फोर्स को मैं जब बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और डेल्टा टी को जब बहुत ज्यादा कम कर दूंगा, तो उस समय जो डेल्टा पी है यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगी इंपल्स। क्या कहलाएगी? इंपल्स कहलाएगी। तो बेसिकली दिस डेल्टा पी इज नथिंग बट जे। सर जे? हाँ, इंपल्स को फिजिक्स में जे से दिखाते हैं। ओके, तो ये जो इंपल्स है हमारे पास, ये क्या आ गई, ये आ गई जे इज इक्वल टू क्या आ गई, एफ एवरेज और डॉट डेल्टा टी, है ना? ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। बोलो बात समझ आ गई? तो या तो जब हमें इंपल्स कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, तो या तो बस हम बॉडी का सडन चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे, और या फिर हम एफ डेल्टा टी कैलकुलेट कर देंगे। बात तो एक ही है। बोलो बात समझ आ गई? बाकी 99.9999% आपको सवाल इससे पूछा जाएगा। अब जब बोलेगा कि इंपल्स बताओ, तो बस आपको बॉडी का चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट करना है, ऐसी बात नहीं इससे सवाल नहीं है। सवाल इससे भी आया, ये भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? परंतु 99.99% सवाल आपको बोले कि इंपल्स ऑन द बॉडी कैलकुलेट करिए, तो वाकई में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनीथिंग एल्स। बताइए, क्या बात समझ आ गई हमें? पक्का एकदम? इंपल्स के नाम पर क्या निकालना है? सडन चेंज इन मोमेंटम निकालना है, या फिर एफ एवरेज डॉट डेल्टा टी निकालना है? एफ एवरेज डॉट डेल्टा टी निकालना है। बात तो एक ही, इसमें कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, क्लैरिटी है? फिर मैं सवालों की तरफ लेकर के चलूंगा। थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही था। बोलो बात समझ आ गई? मुंह से बोलो। जब झटका लगने की फील आए तो कहेंगे इंपल्स लगा है, और जिस फोर्स की वजह से झटका लगे उस फोर्स को क्या कह देंगे? इंपल्सिव फोर्स कह देंगे। बोलो बात समझ आ गई? फील से कर देंगे अपन इस चीज को। अगर फील आ रही है, झटके लगने वाली फील आ रही है तो इंपल्स है, और झटका लगने वाली फील नहीं है तो इंपल्स नहीं है। सडन चेंज इन मोमेंटम है तो इंपल्स है, सडन चेंज इन मोमेंटम नहीं है तो इंपल्स नहीं है। गॉट द पॉइंट? क्लैरिटी? पक्का? सोच ले। चलो मैं साइड में हो जाता हूं, आप आराम से कैलकुलेट करो इसको, है ना? मतलब नोट करो, है ना? कैलकुलेट तो क्या ही करोगे। चलो कर दिया, नोट कर दिया? अरे पक्का? सोच लो। चलो इधर आओ, देखो थोड़ा सा और मैं आपको बात बताता हूं, है ना? इधर आ जाओ। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं, फिर सवाल कराऊंगा। अच्छा, जैसे कोई बॉल है ना? एक अपने पास कोई रबर की कोई बॉल है, बोलती है ना वो, अरे 10 रुपए वाली जिससे क्रिकेट खेलते थे गली में यार,
वो बॉल है, अपन ने जैसे बॉल को अपन ने फर्श पर ऐसे नीचे मारा, तो फर्श पर जैसे नीचे मारेंगे तो जैसे ही बॉल टप्पा मारती है, टप्पा मार के तुरंत ऐसे उछल जाती है कि नहीं? बॉल ऐसा करती है, कभी तुमने ऐसे देखा है? बॉल ऐसे गिरी सरफेस पर, ऐसे गिरी ऐसे, उसके बाद ऐसे टिच्चे 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 टिच, ऐसे थोड़ी होता है। बॉल गिरती और उड़ जाती है ना, गिरती और उड़ जाती, गिरती और उड़ जाती है, ऐसे थोड़ी कि वहीं ऐसे चपक के ऐसे उई 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 आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोल ना ढुच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे गिरी और उड़ जाती है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? तो बेसिकली बॉल क्या है ना बेटा, बॉल उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाती है, सडन फोर्स लगाती है और फोर्स लगा करके तुरंत ऐसे उड़ जाती है। बोलो बात समझ आई? अब सुनो मेरी बात। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा कहूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे बेटा ये एक सरफेस है हमारे पास, है ना, और मैं कह रहा हूं मान लो कि ये हमारे पास बेटा एक बॉल थी, ठीक है, और बॉल का वजन है, मैं कह रहा हूं मान लो 1 किलो, और बॉल जो है नीचे आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा, अभी वैसे मैंने आपको कोलिजन ज्यादा पढ़ाया नहीं है, अभी अगले लेक्चर में कोलिजन कवर करूंगा, परंतु यहां पर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बेसिकली वो कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, तो बॉल जिस रफ्तार से आकर के टकराएगी उसी रफ्तार से वापस भी उठ जाएगी। तो आप ऐसा मान करके चलिए कि यहां पर क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मतलब कि एनर्जी का कोई लॉस उसमें नहीं हुआ। तो बॉल जो है वो आकर के टकराई, और टकरा करके आप समझिए कि वो वापस उठ गई, वही सेम बॉल जो है ऐसे ऊपर की तरफ उठ करके चली गई सेम रफ्तार के साथ, है ना। आकर के टकराई थी, 1 मिनट, आकर के इस तरह से वो इससे स्ट्राइक करी थी, और स्ट्राइक करके वो वापस ऐसे उठ करके ऐसे चली गई। ऐसा नहीं है कि बॉल यहां टकराई ऐसे चली फिर गई, ऐसे नहीं है, वो उसी जगह पर टकराई है ना, उसी जगह पर उछली है वो। मैंने आपको बस अलग अलग डायग्राम दिखाने थे इसलिए ऐसे बताया। तो ये इनिशियल स्टेट थी बॉल की, और ये फाइनल स्टेट है, और जितने दौरान वो इसके साथ टच में रही, ग्राउंड के साथ, आपको क्या लगता है कितने दौरान टच में रहती होगी? ऐसे बॉल ऐसे आई, बचाड़ ऐसे उड़ जाएगी, तो आप समझो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता, 1 सेकंड के भी फ्रैक्शन में काम हो जाता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसा मान सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि चलो मान लो कि वो जो है वो 0.01 सेकंड के लिए वो ग्राउंड के संपर्क में रही, है ना, जो इंपैक्ट टाइम था मैं कह रहा हूं वो 0.01 सेकंड था, आप ऐसा मान लीजिए। तो अगर आपको ये सवाल बोले क्या कि फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स exerted by the ball on the ground, अच्छा, इसी सवाल को उल्टा करके भी पूछ ले तो कोई खास बात नहीं है। बॉल ऑन द ग्राउंड मतलब कि बॉल के द्वारा ग्राउंड पर या सरफेस पर कितना एवरेज फोर्स लगाया जा रहा है, ये सवाल पूछे, या बोले कि ग्राउंड ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया। बात तो एक ही है कि नहीं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जानता हूं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी भी पहली पर उतना ही फोर्स लगाती है, न कम लगाती है ना ज्यादा, उल्टी दिशा में लगाती है बस, है ना। अब मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ। तो सर अभी आपने बताया, क्या बताया कि सर एवरेज फोर्स के नाम पर सर हमें यही कैलकुलेट करना होता है, क्या? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना वो। और अगर आपने कोई इंपल्स पूछा होता तो फिर मैं एफ एवरेज और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करता तो फिर मेरे को इंपल्स आ जाती, चेंज इन मोमेंटम निकालना होता बस मेरे को, अगर इंपल्स पूछता तो, ठीक है। बट इंपल्स नहीं पूछा, क्या पूछा है? फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा डेल्टा पी का क्या मतलब है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और डिवाइड बाय से डेल्टा टी। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, चेंज क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज आएगा। अच्छा चलो बात करते हैं एक बार फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा? आप देखिए तो इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, ओके। तो यह आ जाएगा 1 इंटू -10, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस बोल करके चल रहा हूं, तो यह आ जाएगा -10 और केजी मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 1 इंटू 10, तो वो आ जाएगा 10 और साथ में केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बेटा जो एवरेज फोर्स आ गया वो आ गया अपने पास 10 माइनस ऑफ -10 और डिवाइडेड बाय 0.01, तो बेटा ये कितना आ गया? 20 और डिवाइड बाय 10 पावर -2, 0.01 है ना, तो 10 पावर -2 पर जाएगा तो 10 पावर +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर +2। इसका मतलब ये हो गया 2000 न्यूटन। कितना हो गया? 2000 न्यूटन। मतलब कि बॉल ने एवरेज फोर्स कितना लगाया ग्राउंड के ऊपर? कितना लगाया? वो लगाया 2000 न्यूटन, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए बेटा, कई बार ना एक अच्छा बच्चा एक अच्छा डाउट पूछता है, एक जेन्युइन डाउट है उसका, कि सर जैसे जब बॉल सर आकर के जब सरफेस पर ऐसे स्ट्राइक करी
तो सर उसका mg नहीं कंसिडर किया सर हमने, उसका जो नीचे का जो फोर्स था mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सर, हमें वो भी तो कंसिडर करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात है, कंसिडर तो करना चाहिए। परंतु बेटा आप सुनिए ना, 1 किलो की बॉल है तो 1 किलो की बॉल कितना mg नीचे लगाएगी? 10 न्यूटन। अरे W इज इक्वल टू mg ना, नीचे वाला फोर्स क्या लगेगा, तो 1 इंटू 10 तो कितना है? 10 न्यूटन। अब आप सोचो ना, 2000 न्यूटन के सामने वो 10 न्यूटन की कोई खास औकात नहीं है। तो 2000 बोले 2010 न्यूटन बोले, उसमें कोई खास फर्क नहीं है कि नहीं। वो इंपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है, बम फूटने के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं, जो सडन चेंज वाले जो फोर्स होते हैं, वो इतने ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं कि उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं होती, इसलिए उसे कंसिडर भी नहीं किया जाता। बोली बात समझ आ गई? पक्का? पर फिर भी आप, अगर आपकी इच्छा है, करना चाहो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज उसमें घुसना चाहो, कर भी सकते हो। बोलो कोई उसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? परंतु इंपल्सिव फोर्स की चर्चा करते समय उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। बोलो आया नहीं आया? पक्का? अच्छा, किसी समय अगर ये डेल्टा टी ना दिया हो किसी सवाल में, किसी में नहीं देगा, तो डेल्टा टी को 1 सेकंड मानना। वहां पर क्या मानना? 1 सेकंड मानना। मैं कराऊंगा आपको एक सवाल, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर सवाल में डेल्टा टी नहीं दिया गया है, आपको लग रहा है कि डेल्टा टी की जरूरत है, आप क्या मानोगे? 1 सेकंड मानोगे। ठीक है? बोलो समझ आया है? पक्का? एकदम क्लैरिटी है? चलो आ जाओ, मैं इसको एक बार साइड में हो जाता हूं, मैं एक बार आराम से, है ना, कर लो आप इसको, नोट करो। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? है? आजा, देख सुन, और सुन, देख और कराता हूं तेरे को, है ना, और सुनो। हाँ, इधर आओ, फिर से देखो। अब मैं अगर आपको ये कहूं, है ना, अब आप करोगे थोड़ा सा, है ना, पेन चलाना आप, अच्छा लगेगा मेरे को भी। यहां सुनो, मैं कह रहा हूं कि अपने पास क्या है, एक यहां पर ऐसे बॉल है, ओके, इस तरह से ये अपने पास एक बॉल है, और बॉल का वजन है अगेन 1 kg। ठीक है? और अब देखो बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो मूव करने का जो हिसाब किताब है, बॉल ऐसे मूव कर रही, ऐसे, ठीक है, ऐसे आकर के स्ट्राइक करी ग्राउंड के साथ, ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ, मैं आपको एंगल दे देता हूं कि ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है, ठीक है, तो जितने एंगल पर आई मैंने बोला उतना ही एंगल पर लौट भी गई। ठीक है? सवाल में दे दिया मैंने आपको कि जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर ही ऐसे लौट भी गई, ऐसे, इस तरह से। और बॉल जो है इस तरह से ऐसे आई थी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ओके, और 37 डिग्री पर ही वो वापस भी चली गई। ठीक है? विद द सेम वेलोसिटी, राइट, इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो कॉन्टैक्ट टाइम है डेल्टा टी जो है, अगेन वो 0.01 सेकंड है। तो सवाल बोला गया, अगेन वही सवाल, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स exerted by the ball on the ground, चलिए पेन चलाइए, वीडियो को यहीं स्टॉप कर देंगे। सवाल मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमारे को दिख रहा है ना? चलो, 1 किलो की बॉल थी, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द नॉर्मल, ओके। चलो जी, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हम लोग पेन चला रहे हैं। मम्मी कसम है भाई साहब, मम्मी कसम देने पे मजबूर मत किया करो, मेरे को बता रहा हूं मैं, है ना। वीडियो को स्टॉप करो, यहीं ट्राई करो एक बार, खुद से देखो एक बार क्या बनता है। कर लिया? मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमने करा है भैया, ऐसे ही कर सकता हूं मैं तो, यहाँ स्क्रीन के इस तरफ बैठ के और क्या ही कर सकता हूं, आप स्क्रीन के उस तरफ, मैं स्क्रीन के इस तरफ, है कि नहीं, और क्या ही कर सकता हूं मैं। आ जाओ, चलो करा हम लोगों ने, ट्राई करा, पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं बेटा, है ना। बेटा ये वेलोसिटी आप देखिए जरा, थोड़ी सी टेढ़ी वेलोसिटी है ना, तो हमको इसे 2 कंपोनेंट में से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, और एक कंपोनेंट इसका ऐसे इधर आ जाएगा, यही है ना। और जो वेक्टर पढ़कर क्या रखे मुझे मेरे से, वो जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना। ऐसे अगर ये वेलोसिटी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे इधर आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ठीक है क्या? बिल्कुल सही है, कोई खास बात नहीं है ना। बेटा मेरी बात सुनिए, आइए जरा एक बार, है ना। तो बेटा अगर जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड है, अगर ये 37 है, तो बेटा ये भी कितना है, ये भी है 37 डिग्री। अगर ये 10 है तो ये नीचे क्या है, 10 का cos 37, और ये क्या है, 10 का sin 37, है ना। अगर ये 10 है तो ये 10 का cos 37, ये 10 का sin 37। तो 10 का cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही बेटा अगर ये 37 है तो ये एंगल भी कितना है, 37 है ना। बेटा अगर ये 10 है तो ये 10 का cos 37, ये 10 का sin 37, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड।
अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जैसे ये बॉल आकर के, ये सरफेस है और ये आकर के इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करी और ऐसे चली गई, तो क्या पूरी की पूरी 10 मीटर पर सेकंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए जिम्मेदार है वो, या फिर उसका कोई कंपोनेंट जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है इस सरफेस को दबाने का काम कौन कर रहा है? जो सरफेस को दबाता है वही उसके ऊपर फोर्स लगाता है ना। ये जो पैरेलल वाली जो वेलोसिटी है, ये तो बॉडी को ऐसे पैरेलल इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, पर सरफेस को दबाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो ये 10 नहीं है, वो ये 8 है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? सरफेस को दबाने का काम, सरफेस पर फोर्स लगाने का काम ऐसे परपेंडिकुलर वो वाली वेलोसिटी करती है। जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है वो वेलोसिटी सरफेस को दबाने का काम करती है। ठीक है क्या? अब ये बोर्ड है तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ये जो फोर्स लगेगा ये इसको दबाने का काम करेगा। बोलो बात समझ आ गई है ना? चलो आ जाओ, यहां सुनो, इसको मिटा देता हूं, पूरा हाथ छप गया भाई साहब यहां, है ना? आ जाओ। तो जो इनिशियल मोमेंटम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? बोलो 1 into 10 लिखा जाएगा, 1 into 6 लिखा जाएगा, 1 into 8 लिखा जाएगा? कमेंट करो नीचे, बताओ, कमेंट करो। मोमेंटम में क्या लिखूं? 1 into 10 लिखूं, 1 into 6 लिखूं या 1 into 8 लिखूं? कर दिया? कमेंट कर दिया? क्या लिखा जाएगा? बोलो। ये लिखा जाएगा 1 into 8। बोलो बात समझ आ गई? और वो भी माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो बेटा जो इनिशियल जो मोमेंटम है वो आ गया -8 और साथ में kg मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल जो मोमेंटम है वो लिखा जाएगा 1 into +8, तो यह आ जाएगा 8 और साथ में kg और मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या बेटा? तो एफ एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो आ जाएगा 8 माइनस ऑफ -8 और डिवाइड बाय 0.01, तो आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 10⁻², तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10⁻², मतलब कि 1600 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा? बोलो। सही है? क्लैरिटी है? कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बात है बिल्कुल एकदम। एफ एवरेज निकाल सकते हैं। अगेन वही सर, आपने mg नहीं लिया, अरे mg क्या ही आ जाता, 1 into 10 वो 10 न्यूटन और आ जाता, 1610 में कोई खास फर्क नहीं है। बोलो समझ आ गया? पक्का? सोच लो 100% एकदम, है ना? चलो मैं एक बार फिर से यहाँ आ जाता हूँ, फिर जे के कुछ सवाल पिछले सालों के वो भी आपको कराता हूँ। ठीक है, कर लो एक बार, नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया है? पक्का है जी? स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, है? चलो आ जाओ और देखो बेटा, और करते हैं, आ जाओ। ये बना आसान सवाल है बिल्कुल एकदम, गलत नहीं करना। इधर आओ। कराना भी नहीं चाहिए सवाल, तो बेमतलब का सवाल है ना? पर फिर भी चलो, कराना नहीं चाहिए, फिर भी करा रहा हूं बेटा, कराना नहीं चाहिए। चलो क्या बोल रहा है? बॉल है जिसका वजन है 0.01 kg, एक सरफेस को, हार्ड सरफेस को वर्टिकली हिट करती है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड से रीबाउंड कर जाती है। ठीक है? द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर 0.01 सेकेंड, तो एवरेज फोर्स कितना लगाया? चलो कर दिया हमने। नीचे नीचे कमेंट करना है, आंसर कमेंट करके बताना है कि सर ये आंसर आ रहा था सर, आपके सॉल्व करने से पहले कराया सर। देखो फुल हवाबाजी करनी बेटा कमेंट सेक्शन में एकदम। चलो कर दिया, मार्क भी कर दिया है। चलो सुनो, तो यही तो सवाल है, पुराना सवाल है, इसमें तो क्या कराऊं मैं, ना कराने की कोई जरूरत भी नहीं है कि नहीं? यही सरफेस था, है ना? और बॉल थी, ओके, और बॉल का वजन दे रखा है, कितना दे रखा है? मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.01 kg, ओके। और बॉल जो है आकर के स्ट्राइक करती है, कितनी रफ्तार से स्ट्राइक करती है? 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करती है, और वापस बोला सेम रफ्तार से रिबाउंड कर जाती है। बेमतलब का सवाल है ना? तो एफ एवरेज जो आ गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा पी फाइनल, बोलो ये आएगा 0.05 प्लस 0.05। सर प्लस क्यों कराया? तो माइनस, अरे नीचे वाला नेगेटिव है ना, तो प्लस हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 0.01, तो आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 0.01, तो ये आ गया 0.10 इंटू 10⁻², मतलब कितना आ गया? 10 न्यूटन। बात खत्म। बोलो आया नहीं आया? ये सवाल कराने की कोई खास जरूरत नहीं है। बोलो सही है? पक्का है मामला? सोच ले। चलो मैं आ जाता हूँ, साइड में आ जाता हूँ, तेजी से चलेंगे, थोड़ा सा खत्म करेंगे इसको। चलो जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? अगला थोड़ा ठीक सवाल है, अच्छा लगेगा आपको। चलो आगे बढ़ जाऊं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया साहब, मैं मिटा रहा हूं इसको। आ जाओ और देखो।
आ जाओ। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ यार आप लोग ये देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसका फॉन्ट जरा हल्का ऐसा है ना। चलो मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा, ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा, डोंट वरी, है ना। चलो क्या सवाल है, देखो IIT JEE 1994 का क्वेश्चन है पहले तो, है ना, 1994 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ साथ साथ, अगर दिखने में दिक्कत आ रही हो ना मैं बोल देता हूँ, और मुझे लग रहा है कि शायद ये डिटेल्स तो आप लोग पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे बिल्कुल भी, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लो, सवाल लिख लो, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन, है ना। ये बेसिकली आपको FT ग्राफ दिया गया है बेटा, ठीक है। क्या दिया गया आपको, ये एक FT ग्राफ दिया गया, ये रहा, है ना, F एवरेज और साथ में ये T वाला, और T है आपका माइक्रो सेकंड में, ओके, और फोर्स जो है वो न्यूटन में है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। उसमें AB, BC और CD आर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। मैं बना के देता हूं आपको ग्राफ, डोंट वरी, है ना। इसका क्या है, नहीं बना के दे रहा तो कोई बात नहीं, हम देंगे, है ना। देखो ये ऐसा है, इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। क्या क्या मार्किंग्स हैं मैं आपको दे देता हूं। ठीक है जी, ये पॉइंट का नाम इसने A दिया है, इस पॉइंट को B बोला जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को C बोला जा रहा है, और इस पॉइंट को D बोला जा रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये 200 न्यूटन को दिखा रही है, ठीक है, 200 न्यूटन, ओके। और ये जो C पॉइंट की जो लाइन है यहां पर, है ना, ये जो C पॉइंट की ये जो लाइन है ये 800 न्यूटन को दिखा रही है, ठीक है। ये जो है ना ये है 800 न्यूटन, ठीक है। ये जो है ये है 4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये है 6 माइक्रो सेकेंड, ओके। और ये है 16 माइक्रो सेकेंड यहाँ पर, है ना। ये जो है ये है 16 माइक्रो सेकेंड टाइम यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो आपको सवाल बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इंपल्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 टू t इज इक्वल टू 16, 4 से लेकर 16 तक कितनी इंपल्स लगी बॉडी पर, आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको FT ग्राफ दिखा दिया, FT ग्राफ दिखा करके आपसे सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 4 से लेकर और t इज इक्वल टू 16 सेकेंड तक कितनी इंपल्स लगी है ये बताइए, ठीक है। चलिए सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है, सारा डेटा दे दिया है, पेन चलाओ। चलो सर क्या पेन चलाएं, सुनो यहां देखो, एक बात दिखाता हूं आपको, यहां देखो। मैं अगर आपको ये कहूं बेटा कि ये ना आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये एक रेक्टेंगल है, मैं कह रहा हूं कि ये साइड है 2 मीटर यहां से लेकर यहां तक और ये साइड है 4 मीटर, मैं तेरे को कहूं तो एरिया बता, तो एरिया क्या है बेटा, सर एरिया सर यही तो होगा सर, 2 गुणा 4 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर निकालने के लिए तूने क्या करा था, तूने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तुझे एरिया मिल गया था ना। अब तू सोच के देख कि अगर तेरे पास FT ग्राफ हो, तेरे पास क्या हो, FT ग्राफ हो, और तू F और T का मल्टीप्लाई कर देगा। अबे थोड़ी देर पहले ही तो बताया है कि F और T का जो मल्टीप्लाई होता है ये हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगी इंपल्स, क्या मिल जाएगी, इंपल्स। और वाकई में इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें इस फिगर में क्या दे रही है, एरिया दे रही है, क्या दे रही है, एरिया। इसका मतलब कि एरिया अंडर द FT कर्व विल गिव अस द इंपल्स। बोलो बात समझ आ गई। तो इंपल्स के नाम पर हमें क्या निकालना है, बस एरिया अंडर द कर्व निकालना है, परंतु कहां से कहां तक, 4 से लेकर 16 तक, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक कितना उसके अंदर एरिया है, बस ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है क्या। तो बस वही सवाल है, सवाल खत्म हो गया, है ना। आप देखो यहां से लेकर यहां तक क्या क्या है उसमें, है ना, उसमें यहां पर एक आपको बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रही, बस इन सबको जोड़ दो, इन तीनों एरियाज को, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एरिया A1, एरिया A2 और एरिया A3, इनको जोड़ेंगे बस वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इंपल्स के नाम पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 क्या है बोलो, A1 है 4 से और 6 के बीच में 2 और गुणा 200, ठीक है, क्या है 2 और गुणा 200।
अच्छा वो माइक्रो सेकंड है तो आखिरी में उसको 10 पावर माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई करना, याद रखना, है ना। और प्लस एरिया A2, एरिया A2 क्या है बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस तो कितना है 2 ही है, और हाइट कितनी है बेटा देखो 200 से लेकर और 800 तक कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, है ना। और प्लस A3 कितना है देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो 6 से लेकर 16 मतलब 10, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा नीचे से लेकर 800 तो पूरा 800 ये, है ना, यहां तक है ये, बोलो बात समझ आ गई है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देना है साथ साथ में 10 पावर माइनस 6 से, क्योंकि वो क्या है बेटा माइक्रो सेकंड है ना। और अब ये जो आंसर आएगा ये पूरा किस में आएगा, इंपल्स, है ना, इंपल्स मतलब क्या न्यूटन सेकंड, फोर्स इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम, तो न्यूटन सेकंड बोल लो, या चेंज इन मोमेंटम से केजी मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, बात एक ही है ना। चलो जो भी आ रहा है वो आंसर है बस, है ना, देख लो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 400, और प्लस ये आ गया 600, और प्लस ये आ गया 5 से 8 पंजे 40, 4000, है ना। तो 6 और 4 10, तो ये कितना आ गया बेटा 5000, मतलब के 5 इंटू 10 पावर 3, और साथ साथ में क्या चला आ रहा है 10 पावर माइनस 6 भी चला आ रहा है ना, तो 10 पावर माइनस 6 भी कर दो, तो ये आ गया बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, ये दिख रहा है ना आपको ये वाले पेन से, हाँ ये बात, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, बोलो मुझसे बोलो, क्लैरिटी है अपने को, कोई खास बात नहीं है ना। चलो आराम से इसको नोट कर लो, और सवाल कराता हूं मैं आपको, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है ऐसी, कर लो इसको नोट कर लो आराम से, और बात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी करा दिया है ना, और कराता हूं देखो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ जाऊं, हो गया है, नोट हो गया ये तो, है ना, और बात करूं, है ना, आ जाओ और देखो, इधर आ जाओ, देख बेटा सुन, क्या बात है ना, बात कुछ इस प्रकार से है, एक बार इसको मिटा लूं थोड़ा सा, है ना, बोर्ड गंदा सोगला बेकार लगता है। यहां सुनो, अब देख क्या है ना, हिसाब किताब, हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि बेटा ये है हमारे पास यहाँ पर ऐसे धरती माता, ठीक है, और धरती माता के ऊपर यहां पर है हमारे पास एक ठो टुकड़ा लकड़ी का, ओके, डब्बा है ये, ओके, लकड़ी का टुकड़ा है ये, बोला ठीक है सर, ओके, आपकी बात समझ आ गई। और लकड़ी के टुकड़े का जो वजन है वो वजन है 2 किलो, ओके, 2 किलो। और क्या है ये, वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स, ठीक है क्या, पक्का एकदम। अच्छा अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, धरती माता पर यहाँ फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है आपको दिया हुआ है, को देख के ले लेते हैं डेटा, आंसर मैच कराएंगे 0.2, ठीक है। और क्या है बेटा, और यहां से ना एक बुलेट है, तो ये बुलेट जो है आकर के इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है इधर, है ना, ऐसे बोला है। और बुलेट का जो वजन है ना वो वजन है 500 ग्राम, भाई साहब आधा किलो की गोली है, गोला ही मान लो इसको, है ना, आधा किलो की कौन सी गोली होती है, गोला ही हो जाएगा, है ना। और ये जो है 100 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करती है आकर के इसके ऊपर, ठीक है। अब सवाल सुनो, सवाल ये बोला जा रहा है, लिख लो मेरे साथ साथ, देख लो क्या सवाल बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बुलेट strikes the wooden block and embeds into it, embeds into it, embeds into it का क्या मतलब है कि इसके अंदर धंस जाती है, एम्बेड हो जाना, इसके अंदर धंस जाना, ठीक है, तो धंस गई, अब तो दोनों साथ साथ चलेंगे आगे, है ना। तो सवाल बोला गया फाइंड आउट the distance moved by the block, है ना, जाकर के उसमें धस जाएगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम उसको इंपार्ट करेगी, और मोमेंटम इंपार्ट करेगी तो दोनों जने जो है साथ साथ आगे चलने लगेंगे, और जैसे जैसे आगे चलेंगे फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को खा जाएगा, और फ्रिक्शन एनर्जी को खा जाएगा काम करेगा, और काम करेगा तो बोलेगा जाएगा बताओ कितनी दूर तक वो चला गया, ठीक है। इस तरह से हिंट दे देता हूं, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, उसके बाद दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, फिर वहां से एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, सवाल बन जाएगा। बनाओ सवाल बनाओ, वीडियो को स्टॉप कर दो, यहीं स्टॉप कर दो, है ना, वीडियो को स्टॉप कर दो यहीं, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, देखो बन जाएगी बात, है ना।
करो। मम्मी का समय तुम्हारे पर भाई साहब। पेन चलाना ऐसे मत करना, यहाँ पे मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, तेरे को कुछ नहीं आएगा, है ना। हाँ, पेन चलाना है भैया, ईमानदारी से। चलाओ, पेन चलाओ। चलो करो, करा तुमने? पेन चलाया है? पेन चलाया है? मैं कराऊं? पक्का? आ जाओ, सुनो यहाँ सुनो। तो बेटा होगा क्या, होगा ये कि बेसिकली जब ये बुलेट आकर के इससे स्ट्राइक करेगी ना, तो जितना फोर्स ये बुलेट ब्लॉक पर लगाएगी उतना ही ब्लॉक भी इस पर लगाएगा, इस पर बुलेट पर लगाएगा। तो इन दोनों का जो कलेक्टिव जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहां पर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जस्ट बिफोर एंटरिंग द बुलेट और जस्ट आफ्टर एंटरिंग द बुलेट हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। क्यों? इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स जब भी होते हैं, झटके वाले फोर्स जब भी होते हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स जब भी होते हैं, तो मोमेंटम उस समय कंजर्व रहते हैं। सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो। तो अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर अगर करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट बिफोर एंटरिंग द बुलेट, है ना, एक मिनट को, जस्ट बिफोर एंटरिंग द बुलेट और जस्ट आफ्टर एंटरिंग द बुलेट, है ना, जस्ट बिफोर एंटरिंग द बुलेट और जस्ट आफ्टर एंटरिंग द बुलेट मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, जस्ट बिफोर एंटरिंग, देखो आधा किलो की बॉल है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो क्या आ जाएगा 1/2 और इंटू 100 और इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, बुलेट और ये डब्बा दोनों साथ साथ आगे चल रहे होंगे, तो बुलेट का वजन आधा किलो, डब्बे का 2, तो ये आएगा 2.5 किलो। 2.5 किलो मतलब कितना? 5/2, तो 5/2 2.5 kg हो गया ना, 5/2 और इंटू किसी रफ्तार से ये चल रहे होंगे। बोलो बात समझ आ गई? मुझे बोलना पड़ेगा, सही है क्या? चलो, तो उसके बाद ये कितना जाएगा, देखो यह रखा है 50, ओके, तो यह आ जाएगा 5 से 10 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो जो v आ गई बेटा, v कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बुलेट इसके अंदर धंस चुकी होगी, आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे, मैं इसी के अंदर बना रहा हूं, आप दूसरा बनाएंगे कि जब ये बुलेट इसके अंदर धंस चुकी होगी तो उसके बाद ये दोनों जो हैं, ये दोनों आगे चलना प्रारंभ कर देंगे। किस रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और इस समय ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये कहां खर्च हो जाएगी? ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट कार्य करने में खर्च हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम भी अपन कह सकते हैं। अच्छा, उस दिन मैं आपको जब मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा रहा था तब मैंने वहां पर महर्षि कणाद का जिक्र किया था, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र में अपने को मोमेंटम कंजर्वेशन बताया था, याद है? गति संपातयो प्रापे योगे द्वयोपि स्थले, भूल गए क्या? है नाशे न दृश्यते वेगस्यम, बोलो भूल गए? समम तिष्ठति तब्दलम। उसी प्रकार से बेटा जो महर्षि कणाद है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी बात करते हैं। बताऊं थोड़ा सा? है जेई में नहीं आएगा, डोंट वरी, बट फिर भी आपको मैं बताता हूं। सुनो, जो वैशेषिक सूत्र है उसमें महर्षि कणाद जो है वो ये कहते हैं कि ऊर्जा न नश्यति क्वापि न चे जायते व पुनः रूपांतरेण तिष्ठन्ति कार्य कारणवत्वतः। इसका क्या मतलब है? नाम से बिल्कुल एकदम श्लोक से क्लियर हो रहा है क्या? कि ऊर्जा न नश्यति क्वापि, कि ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता, न चे जायते व पुनः, न वे कभी जन्म लेती है, रूपांतरेण तिष्ठन्ति, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कार्य कारणवत्वते, जिसकी वजह से कार्य भी होता है। ठीक है, तो सोचो आप, महर्षि कणाद जो है आज से कई हजारों साल पहले उन्होंने श्लोक का जिक्र किया और उसके बाद उसे वैशेषिक सूत्र में लिखा, और आज हम लोग जो है यूरोप में या बाकी कंट्रीज में जो लोग बताते हैं हम लोग उसे फॉलो करते हैं। परंतु वाकई में आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप वाकई में बहुत महान पूर्वजों की संतानें हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी बोला था, अपने को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? ऊर्जा न नश्यति क्वापि न चे जायते व पुनः रूपांतरेण तिष्ठन्ति कार्य कारणवत्वतः।
ठीक है, आ जाओ यहां सुनो। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बस चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन उस कार्य को, मतलब फ्रिक्शन जो है वो कार्य करने में उसको खा जाएगा बस। ठीक है, यहां मेरी बात सुनो। तो ये जो शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी है सारी की सारी, दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो बात समझ आ गई? पक्का, कोई खास बात नहीं है। आ जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी लिखो इस समय। इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये है हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ इंटू एम, एम कितना है वो है 5/2, और साथ में वी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 400, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है हमें पता है, परंतु अभी के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स देखना पड़ेगा बेटा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेटा, वो तो हमें पता है म्यू एन होता है, जब डब्बा चल रहा होता है तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगता है, तो वो हो जाएगा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? देखो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, वो जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बेटा, जैसे 2.5 है ना, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा कितना, बोलो 2.5 इंटू 10, तो कितना 25 न्यूटन, इतना लग रहा होगा नीचे। बोलो बात समझ आ गई है? पक्का, है ना। आ जाओ, तो ये लग रहा होगा कितना 5/2 और इंटू 10, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, क्लैरिटी है बिल्कुल, है ना। चलो, तो ये बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो कितनी है, बस 5 न्यूटन ही है। कितनी है? 5 न्यूटन ही है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा क्या बोलना चाहिए मेरे को, वर्क डन क्या लिखना चाहिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए एफ आर इंटू एस। वैसे तो वो नेगेटिव होता है, परंतु मैग्नीट्यूड टर्म में बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और इंटू एस, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी 5 मत पढ़ लेना, एस मत पढ़ लेना भगवान के लिए। लो, तो ये आ गया, है ना। कितना आ गया देखो, 4 से ये आ गया 100, है ना, एस ने एस को मार दिया, तो कितनी दूरी ट्रेवल हो जाएगी बेटा, 100 मीटर की दूरी ट्रेवल हो जाएगी बिफोर द ब्लॉक एंड द बुलेट कम्स टू रेस्ट। ठीक है जी, बोलो समझ आ गया? पक्का, कैलकुलेशन का एक बार ध्यान रख लेना, बाकी सब कुछ सही है एकदम, है ना। चलो, मैं एक बार यहाँ साइड में आ जाता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। करो, हो गया, नोट हो गया? पक्का, समझ भी आया? नीचे कमेंट करके बताना, मैंने कहीं अगर थोड़ी जल्दबाजी, मेरे को लग रहा है शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी होगी बीच बीच में थोड़ा सा, है ना। बाकी अब मेरे को कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ और आगे बढ़े। पक्का, चल और देख, इधर आ जा और देखते हैं, इधर आ जाओ। देखो बेटा, मैंने कहा ये धरती माता है और यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार हो गई और ये हो गई हमारी धरती माता, और यहाँ हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक है, और एक डब्बा जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ एक बार, यहाँ सुनो, एक डब्बा जो है वो एक अटैच है इस तरह से, ठीक है, एक स्प्रिंग से अटैच है इस तरह से, ठीक है, और डब्बे का वजन क्या है, डब्बे का वजन है 4 किलो। ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है जी, 4 किलो का डब्बा है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है कि वो 100 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, यहां से एक बुलेट जो है वो आकर के इसके अंदर धस जाती है। बुलेट अगेन आधा किलो की है भाई साहब, 500 ग्राम, और 100 मीटर पर सेकंड से बुलेट ऐसे चल रही है। ठीक है, चलो, और फ्रिक्शन भी लगा दें, हैं, फ्रिक्शन भी लगा देते हैं, लो आ जाओ। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, बोला वो 0.5 है। ठीक है, चलो, सवाल बोला गया कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। ठीक है, इनटू द ब्लॉक, ओके। तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलिए फिर से एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप कर देंगे, पेन चलाएंगे एक बार खुद से, ईमानदारी से, फुल ईमानदारी दिखानी है बेटा, फुल ईमानदारी। ठीक है, फुल ईमानदारी दिखानी है। इंपल्स सिर्फ कहां पर लग रही है ना, इंपल्स कहां पर है, इंपल्स तो वही है जहां पर बुलेट उसके अंदर धस गई, तो वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे।
उसके बाद जो भी एनर्जी इनिशियल है वो एनर्जी जो है दो जगह चली जाएगी, एक तो स्प्रिंग को दबाने में और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में। बस सॉल्व हो जाएगा मामला। चलो करो हिसाब किताब करो, देखो क्या हिसाब किताब बैठता है। करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ बेटा। चलो करा हमने, पेन चलाया है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आए हो ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सही है ना? यही तो पढ़ के आए हो, कुछ और पढ़ के आए हो? पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ठीक है? चलो लगाया तुमने, पक्का? चलो तो मोमेंटम कंजर्वेशन कहां लगेगा? जस्ट बिफोर एंटरिंग द बुलेट और जस्ट आफ्टर एंटरिंग द बुलेट, वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम है बेटा, इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल, वो क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास है आधा किलो तो 1/2, और वेलोसिटी कितनी है? 100। तो बेटा जो इनिशियल जो मोमेंटम है वो कितना है? 50 और केजी और मीटर पर सेकेंड। लाइट जा चुकी है यार, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है ना। और फाइनल जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जस्ट आफ्टर एंटरिंग द बुलेट, है ना। 4 किलो का डब्बा और आधा किलो की बुलेट, तो 4.5 किलो हो गया, मतलब 9/2 हो गया, है ना। तो 9/2 और दोनों किसी कॉमन रफ्तार v से चलना शुरू कर देंगे, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इंपल्सिव फोर्सेस के टाइम पर यही होता है। तो 50 शुड बी इक्वल टू 9/2 इंटू v। तो बेटा जो v यहां से निकल करके आ गया, ये आ गया बेटा 100/9 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ आ गई? तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो है 1/2 mv²। m कितना है? 9/2। तो यह है 9/2 इंटू वी स्क्वायर, तो यह आएगा 100/9 और इंटू 100/9, है ना। मैंने इस तरह से लिखा ताकि एक 9 से एक 9 को कैंसिल कर सकूं, ठीक है। तो दिए आ गया 2 × 2, ये 50 आ गया, और ये 2 × 2 और ये आ गया 25, ठीक है जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आई है सिस्टम की, सिस्टम मतलब कि ये 4 किलो का डब्बा और ये आधा किलो के बुलेट जब साथ चल रहे हैं, है ना, तो कितनी आ गई? ये आ गई बेटा 2500/9, 2500/9, और साथ में क्या रखा है? जूल, है ना। ये है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और फाइनली जब जाकर के रुक चुका होगा, फाइनल जो मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका होगा, तो उस समय जो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? वो तो 0 ही होगी। इसमें तो कोई खास बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है ना। अब मेरी बात सुनिए, आइए एक बार जरा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, क्या कहती है? कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन द सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इन द सिस्टम, उनका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब सोचो सिस्टम में क्या क्या फोर्स है? एक तो फ्रिक्शन है, एक स्प्रिंग फोर्स है ना, बस यही फोर्सेस के अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं है। इंपल्सिव फोर्स तो वो तो उस समय थे, तो कैंसिल हो गए, जितने इसने इसके ऊपर लगाए उतने इसके ऊपर लगाए तो खत्म हो गए, कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा जी, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? बताओ कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर आप लोग मुझसे वर्क एनर्जी ये जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर अगर आप मेरे से पढ़ करके आ रखे हैं, तो मैंने वहां पर बहुत ही प्यारे शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बात बता रखी है, क्या? कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। बहुत प्यार से समझा रखा है कैसे आता है, देखना है उसको, नहीं देख के आए तो, है ना। और माइनस डेल्टा यू का क्या मतलब है? माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो बात समझ आ गई? तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या? यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल। बोलो बात समझ आ गई, है ना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, है ना। बोला ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो मतलब कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्या? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोलो पक्का समझ आया? अच्छा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो तो होता ही है, क्या होता है बोलो? वो तो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है, क्या? F इंटू एस या x, जो भी आप बोलना चाहो वो लिखा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा जाएगा बोलो? ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी। अच्छा, इनिशियली तो स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, तो इनिशियली तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है। बोला सर बात समझ आ गई, है ना। तो माइनस यू फाइनल
और माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा सब तरफ से, तो यू फाइनल मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू के आई। बोलो समझ आया? बस यहां से जो भी आपका आंसर आएगा वो सही आंसर माना जाएगा। हाफ के आपको क्या दे रखा है 100, तो ये आ जाएगा 50x स्क्वायर और प्लस फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है ये। अच्छा, और फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू, तो फ्रिक्शन कहां कैलकुलेट करूं? यहां कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। देखो यहां सुनो, तो बेटा जो फ्रिक्शन है वो क्या है? वो तो म्यू इंटू एन है। म्यू क्या है बेटा? म्यू है 0.5 मतलब कि 1/2। और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्या है बोलो? m इंटू जी, मतलब वो वेट कितना था? वो 9/2 था ना, 4.5, तो ये हो जाएगा 90/2, है ना, 90/2। सही है मामला एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना बस, है ना। चलो, तो ये आ जाएगा कितना? 45, तो ये आएगा 45/2 न्यूटन, 45/2 न्यूटन फ्रिक्शन ये है। तो ये आ जाएगा 45 और बटा 2 और साथ में x और इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है बोलो? वो है 2500 और बटा 9। यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, उसका जो भी पॉजिटिव आंसर होगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बोलो सही है मामला? क्लैरिटी है? पक्का एकदम 100%? चलो मैं एक बार थोड़ा सा साइड में आ जाता हूं, है ना, आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। करो, नोट हो गया है? चलो आ जाओ। लो एक सवाल ना आपको होमवर्क दे देता हूं मैं पहले, ठीक है? क्या बोलते हो, है ना? लो छोटा सा होमवर्क है, बिल्कुल हर एक बच्चा करेगा और नीचे कमेंट में आंसर बताएगा, ठीक है? बिल्कुल एकदम बोगस सा सवाल दे रहा हूं, है ना? ध्यान से देखो, ये एक अपने पास एक मासलेस स्प्रिंग है, ओके, और बेटा यहाँ पर एक डिब्बा है अपने पास, ये जो मास है बोला गया ये 1.5 kg का मास है, ओके, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? और बोला गया कि नीचे से एक बुलेट है और वो बुलेट जो है इस तरह से आकर के इसके अंदर धंस जाएगी फिर, ठीक है? वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, बुलेट का वजन वही आधा किलो की बुलेट है, 500 ग्राम की, ठीक है? सवाल फिर से वही बोला जा रहा है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ओके? सवाल क्या बोला गया है कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ओके? तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है? स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना, जाके स्ट्राइक करेगा, फिर ये दोनों एक साथ ऊपर जाने लगेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो बोला गया फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है? अगर आप लोगों ने यहां तक की वीडियो ढंग से देखी है, अगर आपको समझ आई है, तो आपसे ये सवाल जरूर सॉल्व होना चाहिए भैया, ठीक है? अगर सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो चिंता का विषय है, ठीक है जी? और मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि चिंता का विषय नहीं है, तुम्हें समझ आया होगा, आया है ना? बस क्या करना है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लॉक, और जस्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्लॉक मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो वो रफ्तार आ जाएगी, वहां से हाफ mv² लगा के एनर्जी पता चल जाएगी, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो रूपांतरित हो जाएगी। अभी बताया था ना, रूपांतरण तिष्ठन्ति, ओके? तो रूपांतरण हो जाएगा उसका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और बस हमारा काम हो जाएगा। सही है क्या? वहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ जाऊं अब मैं, बढ़िया बात करूं थोड़ी सी। आ जाओ यहां सुनो, पिछले लेक्चर से थोड़ा सा जोड़ता हूं, देखो कैसे, इधर आओ यहां सुनो, देखो तो क्या बोला मैं, यहां सुन, आसान बात बोल रहा हूं, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा। अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छे से याद है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी आती है तरीके से, तो बात बन जाएगी। यहां आ जाओ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखनी सिखाई थी, है ना? उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ना बेटा, जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है ये, ओके, इस तरह से, एक मिनट, और एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है? एक ब्लॉक वो था और एक ब्लॉक ये है, ठीक है जी? ज्यादा भयंकर ब्लॉक हो गया है। चलिए, और क्या बोला गया, देखो क्या क्या बोला गया है मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है जी? और ये जो ब्लॉक है ये है 2.5 kg का। सर ब्लॉक छोटा है, भारी है? हाँ, ब्लॉक छोटा है परंतु भारी है, ठीक है? और क्या कर रखा है
कि इन दोनों को एक स्प्रिंग के माध्यम से हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। बीच में एक फोन आ गया था, लेना पड़ गया, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है K = 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और बेटा एक क्या है, हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है, इस तरह से एक बुलेट है, ठीक है। और वो बुलेट ऐसे आती है और आ करके इसमें ऐसे धस जाती है, ठीक है, इस तरह से। बुलेट का जो वजन है, बुलेट वही 500 ग्राम की, आधा किलो की बुलेट है, ओके। और बुलेट ऐसे आकर के इसमें धस जाती है और बुलेट की जो रफ्तार है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो सवाल क्या बोला गया, सुनो, देख पा रहे हो ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल ये बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब अगर किसी को कल का लेक्चर याद है अच्छे से तो बच्चा तो 1 मिनट में कर देगा। फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में होने वाला मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए, ये सवाल है ना। चलो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना भैया और ब्लॉक की रफ्तार निकाल लेना, ठीक है। जस्ट आफ्टर द बुलेट गॉट्स एम्बेडेड, ठीक है, जस्ट आफ्टर द बुलेट गॉट्स एम्बेडेड, इन दोनों की रफ्तार निकाल लेना, ओके। सबसे पहले क्या करना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना और इन दोनों की रफ्तार निकाल लेना। और रफ्तार निकालने के बाद फिर क्या करना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख लेना। और जब वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, उस समय जो एलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ठीक है क्या। चलो कर लिया तुमने, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने वीडियो को स्टॉप किया था और खुद से कर लिया है, एक बार कर लिया है। चलो आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हमने क्या करा, सुनो, P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल, यही तो सिखाया है ना। आ जाओ, तो P इनिशियल कितना है बेटा, आधा किलो की बुलेट है और 100 मीटर पर सेकेंड उसकी रफ्तार है और सामने जाकर के धस गई 2.5 kg, 2.5 kg मतलब के 5/2 और साथ में कॉमन रफ्तार। क्लियर है बिल्कुल। चलो 2 ने 2 को मार दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना, 0। तो कितनी रफ्तार से चल दी है, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल दी है। क्लियर है ना बिल्कुल एकदम, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये बुलेट जो है ना, जब ये इसके अंदर जाकर के ऐसे एम्बेड हो गई तो उस समय ये जो बुलेट है ना, बुलेट और प्लस ये डब्बा जो है बेटा, ये आगे चल पड़े, किस रफ्तार से आगे चल पड़े, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे चल पड़े। और इस समय इसकी रफ्तार कितनी थी, इसकी रफ्तार तो 0 थी। बोलो बात समझ आ गई, पक्का सोच ले, है ना। फिर जब ये आगे चलेगा तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, स्प्रिंग खिंच जाएगी तो पीछे वाले को भी आगे बुलाएगी, फिर ऐसे ऐसे करते 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 आगे चलेंगे, है ना। अभी पिछली वीडियो में सिखाया था। तो उस समय मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो मोशन है ना, ये मुश्किल होता है एनालाइज करने के लिए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाते तो हमें ऐसे दिखाई देता है बस, है ना, आगे चलना बंद हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है। और ये काइनेटिक एनर्जी लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिखाया था मैंने आपको, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, याद करो क्या आती थी, वो आती थी हाफ और म्यू और साथ में v रिलेटिव का स्क्वायर, यही आता था ना, है ना। आ जाओ चलो, तो ये कितना आया, हाफ और म्यू की जगह पे m1 m2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ में v रिलेटिव का स्क्वायर। और जब यही हाफ kx स्क्वायर के बराबर हो जाएगी उस समय जो भी x की वैल्यू आएगी वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हाफ से हाफ तो मर ही गया, m1 इंटू m2। अब सोचो ये बुलेट जो थी ना बेटा, ये बुलेट का भी तो वजन जो है वो कितना था, 500 ग्राम की बुलेट थी ना, कितने की थी, 500 ग्राम की बुलेट थी। तो 2.5 किलो का अब ये डब्बा हो गया और 2.5 किलो का ये डब्बा हो गया, तो ये क्या हो गया, 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5, है ना, 2.5 प्लस 2.5 तो 2 इंटू 2.5 और साथ में v रिलेटिव का स्क्वायर। v रिलेटिव क्या है बेटा, इसकी रफ्तार 20 है, इसकी 0 है, तो रिलेटिव कितनी है, 20 ही है। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 20 हो जाएगी और सामने कितना है, के एक्स स्क्वायर, के कितना है, के है 10, है ना, और साथ में एक्स स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। चलो तो बेटा एक 2.5 से ही एक 2.5 तो मर गया, बोलो बात समझ आ गई, है ना। 2 1 कम 2 और ये क्या हो गया, 10 हो गया, बोलो बात समझ आ गई। अब इसको 25/10 लिख सकता हूं, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और गुणा 20, है ना। तो 25 दूनी तो 50 हो जाएगा और साथ में एक 0 और है तो ये 500 हो जाएगा। और सामने कितना है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक 0 ने एक 0 को मार दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, √50 मीटर। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान दे लेना बेटा, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। बोलो समझ आया नहीं आया बताओ,
है ना। जब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस समय जो इलोंगेशन होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। बोलो आया, पक्का एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके अंदर, तो समझ आता है अच्छे से, है ना। चलो आ जाओ और बात करता हूं, एक बार इसको लिखो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं और नई नई बातें करेंगे। चलो हो गया है, मिटा दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ और देखो। हाँ देख बेटा, ये बीच में स्प्रिंग थी ना, अभी बीच में बस स्प्रिंग कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा स्प्रिंग में क्या था ना, स्प्रिंग में जैसे ही वो बुलेट जाकर के डब्बे से टकराई तो स्प्रिंग वहां से खींचना शुरू हुई। बेटा पिछले वाले डब्बे को तो स्प्रिंग ने पता भी चलने नहीं दिया कि आगे क्या हुआ है। यही सेम बातें मैंने आपको स्प्रिंग कटिंग और उसमें स्ट्रिंग कटिंग में सिखाई थी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि स्प्रिंग जो है वो फोर्स ट्रांसफर करने में समय लगाती है, और जब समय लग जाता है तो वो फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं रह जाता, और जब इंपल्सिव फोर्स नहीं रह जाता तो मोमेंटम कंजर्वेशन में उसका कोई रोल नहीं होता, है ना। इधर वाले डब्बे के साथ जाकर के वो बुलेट टकराई थी, पीछे वाले डब्बे का उसमें कोई रोल नहीं था। परंतु अब देखना आप यहां सुनो, देखो अगर मैं आपको ये कह दूं क्या कि भैया ये है अपनी धरती माता, ठीक है, ये है अपनी धरती माता, मैंने कहा ठीक है जी बहुत बढ़िया, और ये है एक डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। तुम्हें अब्बा डब्बा जब्बा पता है? तुमने कहां जुदाई देखी होगी, है ना, एक मूवी आई थी अनिल कपूर की जुदाई, बड़ी तगड़ी मूवी थी भाई साहब, है ना, उसमें था अब्बा डब्बा जब्बा, तो तुम्हें तो कहीं पता होगा, है ना। आ जाओ यहां देखो, तो मैंने कहा जी ठीक है बहुत बढ़िया साहब, है ना। ये दो डब्बे हैं बेटा, और ये जो दोनों डब्बे हैं ये इस तरह से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग माने रस्सी, बारीक धागा। और याद करो मैंने वहां पर ही बताया था कि स्ट्रिंग में तुरंत फोर्स ट्रांसफर होता है। अब समझ जाना क्या करना है, ठीक है। इधर आओ सुनो मेरी बात ध्यान से देखो। तो मैंने बोला बेटा कि ये जो डब्बा है ना, ये आगे वाला जो डब्बा है, इस डब्बे का वजन है 2.5 kg, ठीक है जी। डब्बे का वजन क्या है, 2.5 kg। बोला सही है सर, बात समझ आई सर आपकी, है ना। अच्छा ये जो पीछे ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे का वजन है 2 kg। बोला ठीक है सर, ये भी बात समझ आई, है ना। और यहां पर एक हमारे पास उड़ता तीर, मतलब उड़ता तीर नहीं है, उड़ती बुलेट है ना, उड़ता तीर, ओके, उड़ती बुलेट है बेटा, ठीक है, उड़ता तीर नहीं, मतलब उड़ती बुलेट ऐसे जाके उसमें ऐसे धर जाएगी, है ना। आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये 500 ग्राम की एक बुलेट है, और जाकर के उसके अंदर ऐसे ये धस जाएगी, ठीक है क्या। बोले ठीक है सर ओके। और ये जो रफ्तार है ना, ये रफ्तार मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगेन 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक आफ्टर the bullet has embedded into it कि वो जो बुलेट है ना वो इसके अंदर धस गई है, और बोला कि उसके बाद इसकी स्पीड बताओ। आसान सवाल, लल्लू सवाल, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बताया अभी आपको कैसे करना है, अब आसान है ये। करो भैया। जैसे ये बुलेट जाकर के वो बड़े वाले डब्बे पे टकराएगी, क्या होगा आप सोच के देखो कि क्या ये बड़ा ही डब्बा चलेगा या पीछे पीछे वो तुरंत वो भी चलने लग जाएगा। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको सोचना है ना। चलो वीडियो स्टॉप करी तुमने, स्टॉप करिए पक्का, सोच, मम्मी कसम है दोबारा से बता रहा हूं, करना है इसको, और आंसर नीचे कमेंट करके बताना कि सर ये आंसर आ था हमारा और आपसे पहले निकाला है सर, देखो। चलो करा, मैं कर रहा हूं। अब मेरी बात सुन बेटा, जैसे ही जाकर के बुलेट इसके अंदर धसेगी ना, ये रस्सी तुरंत टाइट हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। देखो स्प्रिंग में क्या है, फोर्स ट्रांसफर होने में एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ पर टाइम लगता है, स्प्रिंग में तुरंत फोर्स ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही ये बुलेट उसके अंदर जाके धसेगी, अभी तीनों एक साथ चलेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय ध्यान रखना है अपने को क्या, कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल कर दिया। तो P इनिशियल तो क्लियर है, बुलेट का वजन और साथ में बुलेट की स्पीड, ओके। और उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये बुलेट जो है ना, जब ये इसके अंदर आ चुकी, अब तो भाई साहब अब ये बुलेट, ये डब्बा और ये पीछे वाला डब्बा, तीनों एक साथ चलेंगे किसी ना किसी v रफ्तार से।
बोलो क्लियर है, पक्का। अब सुनो, तो ये वजन कितना हो गया, 3 किलो ये और 2 किलो ये, तो कितना आ गया 5 और साथ में आ गया v। ओके, 2 1 कम 2 और ये 50 हो गया, 5 से ये 10 हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, ठीक है, समझ आया। ये तोते उड़ गए बिल्कुल एकदम 100% एकदम, सोच ले। चलो मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, कर लो। चलो आगे बढ़ जाऊं, नोट हो गया है, पक्का। चल आजा, अगर ये समझ आया है तो ले ये सॉल्व करके दिखा फिर मेरे को। अगर ये समझ आया है तो देखो, ईमानदारी से करना भैया, बिल्कुल ईमानदारी रखना, ईमानदारी बहुत जरूरी है। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा साफ साफ बना दूं, थोड़ा अच्छा सा। ये एक पुली है बेटा, है ना, सीलिंग से यहां पर एक पुली अटैच है, ओके, और ये एक रस्सी है यहां पर ऐसे, क्या हो रहा है ये, है ना, और ये एक एम मास का डब्बा है, ओके, और यहां पर भी एक एम मास का डब्बा है, ओके, और यहां पर इस तरह से एक बुलेट है, वो ऐसे उड़ती हुई आ रही है, बुलेट का मास भी एम है और बुलेट जो है वी रफ्तार से ऐसे आ रही है, ठीक है, और आकर के इसके अंदर ऐसे एम्बेड कर गई, ओके। तो सवाल बोला द बुलेट गॉट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ठीक है, द बुलेट गॉट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, ओके। सवाल बोला गया फाइंड आउट द इंपल्स, फाइंड आउट द इंपल्स imparted on the bullet by the block, ओके। इसका उल्टा भी पूछ सकता हूं कि फाइंड आउट द इंपल्स imparted on the block, ठीक है, बाय द बुलेट, ठीक है। शुरू में सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है, दोनों तरफ एमएम मास है, ऑब्वियसली रेस्ट पर रहा होगा, बुलेट आकर के उससे स्ट्राइक करी, तो बोल रहे कि बताओ ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना इंपल्स डाला, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया, ठीक है। तो कर सकते हैं, सवाल तो अभी भी वही है, क्या फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको बस उसकी, कि टकराने के बाद कितनी रफ्तार हो जाएगी। और ये पिछला वाला सवाल अगर आपको समझ आया है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है बेटा, और हलवा तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलो कर दो, कमेंट कर दो, एक बार साइड में कमेंट कर दो आंसर पहले फटाफट से। मम्मी का समय तुम्हारे पर अभी भी बता रहा हूं, खुद से सॉल्व करना है। चलो करा तुमने, पक्का बिल्कुल एकदम कर लिया है। हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है सर, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा सर 1 मिनट में सर, है ना। अभी तो आपने सिखाया कि जो स्ट्रिंग से जो फोर्स जो लगता है, स्ट्रिंग से जो क्या बोलते हैं फोर्स है, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो सर वाकई में सर जो इनिशियली जो मोमेंटम mv था सर, वाकई में वो क्या हो जाएगा 3mv' हो जाएगा, क्योंकि सर जितने रफ्तार से ये ऊपर जाए नीचे जाएंगे उतनी रफ्तार से ही ऊपर आएगा, है कि नहीं। तो मोमेंटम एक साथ, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होगा। अगर आपको इसे देखने में दिक्कत लग रही हो ना, आप इसको ऐसा कर लो वापस से, है कि नहीं। ये वही तो यार, एक एम मास यहाँ, एक एम मास यहाँ, ऐसे आप इसको ऐसे कर लो और बुलेट जाके इससे स्ट्राइक करी तो mv इज इक्वल टू 3mv' तो हो जाएगा सॉल्व, है कि नहीं। तो फिर से देखो, m ने m को मार दिया तो v' कितना आ गया, v/3 आ गया। बोलो बात समझ आ गई। अब सुनो बेटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है बेटा, mv है। इनिशियल मोमेंटम बुलेट कितना है, mv है। और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नीचे के सर वो -mv, हाँ -mv होना चाहिए क्योंकि वो नीचे की तरफ है, परंतु मैग्नीट्यूड टर्म में बात करना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, तो लिखना चाहे तो लिख ले -mv, कोई खास बात नहीं है ना। फाइनल आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा, फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, बुलेट अब डब्बे के अंदर धस चुकी और डब्बा चल रहा है v/3 से, तो बुलेट भी चल रही है v/3 से, तो कितना हो गया, ये हो गया mv और /3 हो गया, ठीक है। तो बेटा इंपल्स, इंपल्स तो मुझे पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो वो कितना हो जाएगा mv माइनस mv/3, या उल्टा कर लो उसको, है ना, कोई खास बात नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, जो आपका मन करे कर लो, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, है ना। आ जाओ, तो जाएगा mv/3 माइनस mv। वैसे तो ये दोनों ही नेगेटिव है, अगर अच्छा बच्चा जैसे वो लिखेगा ना तो वो ऐसे लिखेगा, कैसे सर, ये भी माइनस का और सर ये भी माइनस का। बोलो बात समझ आई। तो फाइनल ये भी माइनस का और सर ये प्लस का, ऐसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा mv माइनस mv/3, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये जाएगा 2mv/3, ये आंसर आ जाएगा। बोलो सही है, कोई खास बात नहीं है, पक्का एकदम हिसाब किताब समझ आया है। चलो मैं एक बार फिर से साइड में आ जाता हूं, है ना, फिर से करेंगे अपन लोग, इसको नोट कर लेंगे एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा।
चलो जी, हो गया पक्का। एक सवाल और करा देता हूं, फिर अपन स्टॉप कर लेंगे फिर, है ना। चलो, इंपल्स में काफी सवाल मैंने कराए, काफी चर्चा मैंने करी, स्प्रिंग की भी करी, स्ट्रिंग की भी करी, है कि नहीं। कई सवाल आपको करा दी, एक और कराता हूं, अच्छा सवाल कराता हूं आपको, है ना। चलो मिटा दूं इसको, आगे बढ़ जाए। हैं, अब यहां सुनो, देख बेटा, अब फिर से देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास ना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कि टेबल टॉप, ठीक है। टेबल का जो टॉप होता है ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। अब सुनो, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना आपके पास ना दो बॉल्स हैं। एक बॉल तो ये रही, ठीक है, एक बॉल तो ये रही। बोला ठीक है सर, समझ आया सर आपकी बात सर। और एक बॉल ये रही, ठीक है। ठीक है जी। और ये जो दोनों बॉल्स है ना बेटा, ये एक रस्सी के माध्यम से कनेक्टेड है इस तरह से, और रस्सी अभी ढीली पड़ी हुई है, रस्सी अभी ढीली पड़ी है। वाकई में रस्सी की जो लंबाई है ना, वो है 5 मीटर, है ना। और दोनों बॉल्स के बीच की जो दूरी है अभी हाल फिलहाल जो दोनों बॉल्स के बीच की ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 3 मीटर। अब समझ आ गया ना रस्सी क्यों ढीली है। क्योंकि अगर दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा करके 5 मीटर कर दूंगा तब रस्सी टाइट होगी, पर दोनों के बीच की दूरी है ही कितनी, दोनों के बीच की दूरी है ही 3 मीटर। तो जब 3 मीटर ही दूरी है तो रस्सी का ढीला पड़ना तो लाजमी है। और ये बॉल ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बॉल ऐसे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना। आपके पास ये टेबल टॉप है, ये टेबल है, उस पे ये दो बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही, समझ आ रहा है ना। ये ऐसे दिखा देता हूं आपको, लो ये समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ, है ना। दो बॉल्स हैं, ये जो रस्सी है ना, रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, परंतु दोनों बॉल के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो रस्सी ढीली पड़ी हुई है ऐसे ही। फिर हमने क्या करा, ध्यान सुनना, सुनो। ये जो रस्सी है इसका वजन है m, ये जो बॉल है ऊपर नीचे वाले का भी वजन है m, तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया साहब। फिर क्या करा हमने, बोला कि ये जो बॉल है ना, इस नीचे वाले बॉल को हमने चला दिया एक वेलोसिटी v0 से, ओके, एक वेलोसिटी v0 से हमने इसे चला दिया। बोला ठीक है सर। सवाल पता है क्या पूछा, सवाल बहुत शानदार। सवाल ये पूछा कि फाइंड आउट द स्पीड of the balls just after the string becomes tight, just after the string becomes tight, ओके। कि जैसे ही स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाती है, आप क्या बताएं, दोनों बॉल्स की स्पीड बताएं, ठीक है। मैं तो यहां बैठ जाता हूं भैया शांति से, ठीक है। आप करो, पेन चलाओ अच्छे से। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन उस डायरेक्शन में लगाया जाता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है। ये बात मैंने बोर्ड पर लिखी थी, यहां पर लिखी थी, इस जगह पर यहां लिखी थी जब पढ़ा रहा था। अब ध्यान रख लेना कि मोमेंटम कंजर्वेशन उस डायरेक्शन में लगाया जाता है जिस डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है। चलो करो, अब करो, सॉल्व करो बेटा। स्ट्रिंग है, रस्सी है, झटका लगेगा, इंपल्स लगेगी, दोनों बॉल चलने लग जाएंगी। चलो जी, क्या मैं ऐसी आशा करूं हमने ट्राई किया, क्या हमने अटेम्प्ट किया, पक्का एकदम। अब मेरी बात सुन, देख इधर आ जा बेटा। ये बॉल ये तो यहीं पड़ी हुई है ना, ये तो यहीं पड़ी रहेगी, रस्सी ढीली है, पड़ी रहेगी, ये जाती जाएगी और एक समय पर रस्सी तुरंत टाइट हो जाएगी। जैसे टाइट हो जाएगी दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे, है कि नहीं। चल रही है, अचानक से रस्सी ढुचुक टाइट हुई, और टाइट होते दोनों साथ साथ चलने लग जाएंगे। यही बात है ना। अब मेरी बात सुन, देख तो होगा क्या कि जब ये बॉल यहां से चलती चलती कहीं यहां आ जाएगी, है ना। m मास की ये बॉल है, ओके, m मास की ये बॉल है, और जब ये चलती चलती यहां कहीं आ जाएगी, जब ये रस्सी पूरी टाइट हो जाएगी, है ना। रस्सी देखो पूरी टाइट कब होगी, रस्सी पूरी टाइट ऐसे होगी रस्सी पूरी टाइट, है ना, ऐसे। और उस समय पर ये जो दूरी है ये हो जाएगी 5 मीटर, है ना, ऐसे। बॉल जो है वो यहां से चलती चलती यहां तक आ चुकी, ठीक है जी। और अभी इसकी रफ्तार क्या है, v0 है, जस्ट बिफोर रस्सी का टाइट होना, जस्ट ऐसे हल्का शाबाश, है ना, टाइट होने वाली है बस रस्सी, उससे पहले कितनी रफ्तार है, v0 रफ्तार है। मास कितना था इसका, मास था इसका m, ओके। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया बात समझ आ गई, है ना। अच्छा बेटा, ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी है 5 मीटर, यही बात है ना भाई। रस्सी तो ढीली पड़ी हुई थी ना, परंतु दोनों के बीच की दूरी तो पता थी ना कि ये दूरी है ना, ये दूरी कितनी थी बेटा, 3 मीटर, है ना।
तो बेटा अगर ये 3 मीटर हो और अगर ये 5 मीटर हो तो मुझे ये बात पता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 53 डिग्री और ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा है। तो इसका मतलब कि ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है 37 डिग्री। और रस्सी जो है ना जस्ट अभी बस ये देखो रस्सी टाइट हो गई, रस्सी टाइट होते इसके अंदर क्या आ जाती है, टेंशन आ जाती है। बोलो बात समझ आ गई। तो इस रस्सी इस बॉल पर बैठ के देखोगे तो टेंशन इधर है, इस बॉल पर बैठ के देखोगे तो टेंशन इधर है। तो देखो इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स 0 है बॉल्स के ऊपर। दोनों बॉल को एज अ सिस्टम अगर देखा जाए तो दोनों बॉल्स के ऊपर इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स 0 है। बोला सर ठीक है सर, आपकी बात समझ आई सर कि नेट फोर्स 0 है सर इस लाइन के अलोंग। बोला सर ठीक है, बात समझ आई है ना। तो इसी लाइन को अगर जैसे मैं हल्का से यहां पे आगे बढ़ाऊं, है ना, ध्यान से सुनना, अगर ये 37 है बेटा तो ये एंगल भी कितना है, बोलो सर 37 है। बोलो बात समझ आ गई है ना। अच्छा ये V0 है, ये क्या है V0 और ये 37, तो नीचे ये क्या है V0 का, ये क्या है नीचे V0 का cos 37, नीचे क्या है V0 का cos 37। तो ये है ना, एक बार फिर से बनाते हैं। ये क्या है V0 का cos 37 डिग्री, cos 37 होता है 4/5, तो ये है बेसिकली 4V0/5 है ना। इस बॉल की रफ्तार अलोंग दिस लाइन है ना, अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है 4V0/5। बेटा थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला कि नेट फोर्स 0 जिस डायरेक्शन में होता है, जिस लाइन के अलोंग नेट फोर्स 0 होता है उसी लाइन के अलोंग क्या लगाया जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इस लाइन के अलोंग लिखना है हमें, है ना। तो देखो P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। तो पहले तो सिर्फ बॉल ही चल रही थी, जस्ट बिफोर रस्सी का टाइट होना सिर्फ यही बॉल चल रही थी, और इसकी रफ्तार अलोंग दिस रस्सी कितनी है 4V0/5, और उसके बाद ये दोनों साथ साथ चलेंगी, 2m आ गया और रफ्तार क्या हो जाएगी, कुछ भी v हो जाएगी, है ना। देखो m ने m को मार दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बेटा जो नई रफ्तार आ जाएगी दोनों की वो जाएगी 2 और V0 और बाय 5, ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया, पक्का। आज का लेक्चर में यही वाइंड अप करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा ना, वैसे काफी ज्यादा हो चुका है, कई सवाल हम लोग कर चुके हैं, पर मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि हमें ये समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार साइड में हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। हो गया पक्का। बाकी यहां तक अगर आप आए हो तो फिर आपको समझ तो आया होगा, तो नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना ताकि डीपीपी सॉल्व कर पाओ। मेरा कुछ नहीं उसमें, डीपीपी सॉल्व करना उसको तभी तो कुछ सीखोगे, नहीं तो कैसे सीखोगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। बाकी अपन लोग फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।